बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और अब 5वीं कक्षा में पहुंच चुके थे। सुमन के बेटे सोहन और मोहन दोनों जुड़वा थे और 10 वर्ष के हो चुके थे। दोनों बच्चे नाना घर में रहते, स्कूल जाते और आसपास के इलाकों में खेलते। एक दिन शाम को खेलते खेलते सुनसान जंगल की ओर चले गए, जहाँ वे भटक गए। वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए दोनों भटके हुए बच्चे नरभक्षी आत्मा छोया के इलाके में पहुँच गए। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्हें लगा पेड़ों से कुछ चादर के जैसा उतरता है और फिर वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। वे डरने लगे। हवाएं तेजी से आती और उनके पैरों से टकराती और चली जाती। दोनों बच्चे बुरे तरीके से डर चुके थे। अंधेरा होने को था। छोया के पैर नहीं थे। वह जमीन के ऊपर चलती थी। देखकर लगता मानो सफ़ेद रंग के लिबास में हो। छोया के साए से ऐसे लगता था जैसे वो हमेशा एक चादर ओढ़े रहती थी। वो अपने शिकार को इसी चादर के अंदर समेट लेती थी। जब वह किसी का शिकार करने वाली होती थी तब वह अपनी चादर को खोलती और उसे चादर के अंदर ले लेती थी। फिर मिलती थी तो सिर्फ उस आदमी की लाश जो एक बार छोया के इलाके में चला जाता है। छोया उसे कभी नहीं छोड़ती, उसे जाकर मार ही देती थी। वो अपना स्वरूप बदल सकती थी, अपनी आवाज़ बदल सकती थी एवं भ्रमित भी कर सकती थी। छोया पेड़ों से उतरकर तेजी से इन दोनों की तरफ बढ़ रही थी। तभी उधर से आर्मी की एक गाड़ी गुजरी। आर्मी वालों ने देखा कि वहाँ 2 बच्चे भटके हुए हैं। उन्होंने उन बच्चों से पूछा वो वहाँ क्या कर रहे हैं और उनके माता पिता कहाँ हैं। बच्चों ने अपने भटकने की पूरी कहानी उन्हें बता दी। आर्मी वालों ने उन बच्चों को घर तक पहुंचा दिया। अब दोनों बच्चे अपनी नानी घर में सुरक्षित तो थे, परंतु बड़े डरे हुए थे। जब नाना नानी ने उनसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने डरे से क्यों हो, तब दोनों बच्चों ने रोते रोते पूरी दास्तां बता दी। नाना नानी की तरकीब नाना नानी समझ गए कि उनके बच्चे छोया के इलाके में चले गए थे। तब जल्दी से नाना जी ने अपने घर के चारों तरफ लोबान जला दिया। अपने घर के अंदर भी लोबान जला दिया। फिर दोनों बच्चों से कहा, आज रात कोई कितना भी आवाज़ दे, कुछ भी हो जाए, पर घर के बाहर नहीं जाना है और किसी भी आवाज़ का उत्तर नहीं देना है। उधर उन्होंने अपने दामाद और बेटी को फ़ोन करके जल्दी से बच्चों को ले जाने के लिए कहा। घबराए नाना नानी छोया या तो अपने इलाके में शिकार करती थी या वो आधी रात में छोया अपने इलाके से
जितना दूर जाती उसकी शक्तियाँ उतनी कम हो जाती हैं। इसलिए नाना चाहते थे कि बच्चे कोलकाता चले जाएं, जहाँ छोया उन्हें परेशान ना कर पाए। बस इस एक रात की बात थी और नाना नानी को अपने नातियों को एक रात के लिए बचा कर रखना था। नाना नानी भी बहुत बुरी तरीके से घबराए हुए थे। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी वैसे वैसे छोया की शक्तियाँ बढ़ने लगी और वही हुआ जो हर बार होता था। छोया आधी रात को सोहन और मोहन को मारने उसके नाना के घर पहुंच ही गई। अलग अलग आवाज़ आने लगी, घर में अलग अलग महक आने लगी। दोनों बच्चे डरे से अपने कमरे में बैठे थे। अपने नाना नानी के साथ उन्हें बस इंतज़ार था तो उनके माता पिता के आने का, कि कब वे आए और कब सुबह हो और वह यहाँ से चले जाएं। छोया की चाल बहुत देर तक छोया ने अपनी चालें चली, लेकिन नाना नानी के सूझबूझ से बच्चे उसमें नहीं फंसे। फिर अचानक से गाड़ी की आवाज़ आई। अभी रात के 2 बज रहे थे। नाना नानी को भी हिम्मत आई और बच्चों को भी सुकून मिला। जब सुमन और उनके पति ने गेट खटखटाया तो नाना ने नानी से कहा, तुम बच्चों के पास बैठो, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। नाना दरवाज़ा खोलने गए और नानी बच्चों के साथ बैठी रही। तभी घबराई हुई सुमन कहती है, मम्मी तुम कहाँ हो और मेरे बच्चे कहाँ हैं? सोहन अपनी नानी का हाथ छोड़ अपनी माँ की तरफ दौड़ता है और यह क्या? सुमन का रूप लिए छोया अपनी चादर फैलाती है और सोहन को उसमें लपेट ले जाती है। सोहन का गायब होना, मोहन डर से बेहोश हो जाता है और नानी चिल्लाने लगती है। नाना अपने बेटी दामाद के साथ जब अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सोहन नहीं है और उसकी नानी रो रो कर सारी बातें बताती है। वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि दूसरे बेटे को बचाएं कि गायब बच्चे को ढूंढें। अगले सुबह छानबीन पर छोया के इलाके के बाहर सोहन का मृत शरीर मिलता है। इस दुख को उसके परिवार वाले सह नहीं पाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने साथ मोहन को गाड़ी में बिठाते हैं, साथ ही सोहन के पार्थिव शरीर को लेकर कोलकाता वापस आ जाते हैं। जब कुछ वर्ष बीत गए तब मोहन 11वीं से 12वीं में जा चुका था। इसी समय उसके नाना का देहांत हो जाता है। तब मोहन एक बार फिर अपने माता पिता संग दार्जिलिंग लौटता है। उसकी नानी ने पहले से ही पूरे घर में लोबान जला रखा था ताकि उसके नाती को कुछ ना हो, परंतु छोया जिसे एक बार देख लेती है अपने इलाके में उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ती है, उस पर हमला अवश्य करती है। हालांकि अब मोहन बड़ा और समझदार हो चुका था,
उसे पता था कि यदि छोया आए तो उसके किसी भी छलावे में नहीं आना है। उसके नानी और माता पिता ने उसे बार बार समझाते रहे कि बेटा कोई भी आवाज़ दे तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें उसकी बात का जवाब नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम में से किसी को भी तकलीफ में भी देख लो तो भी तुम कुछ मत करना। तरीके विफल हुए। वह मोहन को डराने में और कमज़ोर करने में असफल रही, परंतु छोया शिकार करना जानती थी। उसने मृत सोहन का भेष धर लिया। वही 10 वर्ष का सोहन जो अपने भाई से कहता है, मेरे भाई मुझे बचा लो, यह मुझे रोज़ सताती है, मुझे बचा लो। अपने मरे हुए भाई के मुंह में आकर मोहन उठकर उसकी तरफ दौड़ता है। वैसे ही छोया अपने सफ़ेद चादर में इस बार मोहन को लपेटकर ले जाती है। सोहन की तरह ही उसका भी मृतदेह छोया के इलाके में बाहर मिलता है।